ओके, चलो वेलकम बैक। इनसेम की तैयारी। आज का डेट 3 अक्टूबर, ठीक है। ठीक 8 दिन में हमारा पेपर है मैकेनिक्स का। तो हम लोग जितना हो सके उतना यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्व करने वाले। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर और सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर का टारगेट था, एक पेपर और। तो वो एक पेपर जो बचा कुछ था आज के दिन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इनसेम पेपर 2020 का। ओके, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, जो कि यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चन होते हैं विद ऑप्शन, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्विकली इसका सेशन लेते हैं, चलो शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो टारगेट क्या है, टारगेट है पिछले पेपर को हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, देखो मैंने इसको हटाया नहीं है, ये है पिछला पेपर। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1-2, ओके, क्वेश्चन नंबर 1-2 ऑफ 2019। एंड देन आज इसका ये सॉल्यूशन पूरा हमने लिखा था, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको आज दे दूंगा। और दूसरा पेपर आज हम लोग करने वाले 2020 का, इनसेम का यूनिट 1 के ये पेपर है, ठीक है। कल के दिन हम लोग एक और पेपर ले लेंगे, ठीक है। फ्राइडे एक और पेपर जाएगा, फिर सैटरडे के दिन हम लोग एक और पेपर ले लेंगे, एक पेपर ले लेंगे, और या तो हो सका तो यूनिट 2 के क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से रेगुलर पेपर लेते रहेंगे। अगर आपको कोई टाइमिंग में इश्यू होता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी मुझे कन्वे कर देना, ठीक है। लेकिन आई थिंक 1-1.5 घंटा निकालना इतना मुश्किल नहीं है, तो 1-1.5 घंटा निकालना है और साथ साथ पेपर सॉल्व करना है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 में ए, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज गिवन 1400 न्यूटन वर्टिकल, determine the force q, determine the force q and the corresponding angle, okay, ये corresponding angle जो है ये है थीटा, corresponding angle थीटा for the system of the forces shown। ये डायग्राम यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक बार ये जूम कर देता हूं। एंड देखो क्या दिया है, ये P है 800 न्यूटन का, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से साफ सुथरा बना लेंगे, ओके। ये है लेटेस्ट से P, ओके, दिस इज इक्वल टू P एंड दिस इज कितना था, 800 था क्या, 800 न्यूटन। एंड यहाँ पे ये है Q, ये है Q। Q अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको भी रिड्रॉ कर देता हूँ। ये है आपका Q, यहाँ पे ये एंगल है थीटा, जो कि निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये हो गया Q एंड ये हो गया थीटा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो, एग्जाम में आया था ये 6 मार्क के लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, ओके, ये Q है, is 1400 न्यूटन वर्टिकली, डिटरमाइन द फोर्स Q and the corresponding angle theta for the system of forces as shown in the figure, okay। ओमकार क्या वैसे डाला आपने, लाइमी थ्योरम। व्हाट अबाउट लाइमी थ्योरम? लाइमी थ्योरम की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले यूनिट में बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी, लाइमी थ्योरम का, ठीक है। सबसे पहले तो फालतू दिमाग लगाने का नहीं, जितना मैं सिखाया उतना ही लगाओ दिमाग। लाइमी थ्योरम आपको पूरे सिलेबस में लगाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। लाइमी थ्योरम के पीछे पहले तो पढ़ना मत। और लाइमी थ्योरम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाया जाता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। हाँ, आप चाहो तो फिर परेशानी बढ़ा के आप यहाँ पे कर सकते हो, बट लाइमी थ्योरम बिल्कुल भी लगाना नहीं है और लाइमी थ्योरम के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अपने मेथड से, बेसिक मेथड से। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं, ओके। क्वेश्चन भी लाइक कि भैया दो फोर्स है P और Q, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 1400 न्यूटन है, और वो भी वर्टिकल है। रिजल्टेंट कैसा है, रिजल्टेंट इसका वर्टिकल है, ओके, वर्टिकल है। डिटरमाइन द फोर्स Q एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। रिजल्टेंट अगर वर्टिकल है मतलब f of y इक्वल टू 1400 होगा,
ओके, समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू नहीं काम कर रहा है, ओके। तो रिजल्टेंट अगर वर्टिकल है इसका मतलब समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी 1400 न्यूटन। और अगर एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है, अगर एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट ओके, तो आपको पता होना चाहिए दैट समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी। कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लो। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा पी कॉस थीटा, एक आएगा पी साइन थीटा। इधर एक आएगा क्यू कॉस थीटा, एक आएगा क्यू साइन थीटा। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दी लॉ ऑफ पैराग्राम ऑल्सो। लॉ ऑफ पैराग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, लॉ ऑफ पैराग्राम से भी सॉल्व हो जाएगा। लैमी से भी ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि 1400 जो न्यूटन है वर्टिकल है वो रिजल्टेंट का हो जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि भाई रिजल्टेंट के अपोजिट में इक्विलिब्रियम फोर्स लगाया जाता है। तो 1400 पहले वर्टिकल लगाओ, बाद में उल्टा करो, गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। या तो आप इसको यूज करो ये फॉर्मूला से, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कर लेना, और इसकी जगह पे दूसरा हमने याद करो लॉ ऑफ पैराग्राम भी लगाया, तो उससे भी कर सकते हो आप। तो समेशन एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, समेशन एफ ऑफ वाई विल बी इज इक्वल टू पी साइन 60 प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1400। एंड दूसरा समेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 cos 60, 800 cos 60 माइनस क्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इसका ये साइन कंपोनेंट आएगा और ये कॉस कंपोनेंट आएगा, इसका ये साइन कंपोनेंट आएगा और ये कॉस कंपोनेंट आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो काम आसान हो जाएगा। अब देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं ना दोनों भी इक्वेशन से, ठीक है, मैं इन दोनों भी इक्वेशन की मदद से क्यू कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा निकाल लेता हूं। जैसे कि ऊपर के इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं दैट क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1400 माइनस पी की वैल्यू है ना मेरे पास, तो मैं पुट कर देता हूं। पी है 800, 800 साइन 60 एंड दूसरा क्यू कॉस थीटा दूसरे वाले इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से, इट इज इक्वल टू 800 कॉस 60। दो इक्वेशन आ गए। अभी इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड देम, टेक अ रेशियो, इन दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो क्यू क्यू कट जाएगा, tan थीटा मिलेगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, 1400 माइनस 800 साइन 60 अपॉन 800 cos 60। आ गया? tan इनवर्स ले लो, tan इनवर्स ले लोगे थीटा आ जाएगा। सो tan इनवर्स, मेरे साथ साथ कैलसी यूज करो, ये हो जाएगा 1400 माइनस 800 साइन 60 अपॉन 800 cos 60। ये आ गया 60, एंगल आ गया 60.506 डिग्री एंगल। ओके, ये आ गया 60.506 एंगल। आई थिंक मैंने कोई गलती नहीं की है। 1400 माइनस 800 साइन 60 बराबर है, बराबर है, सब बराबर है। अब क्या करेंगे, अब ये 60 जो आया है आपका किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट से यहां पे पुट कर दो, तो आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1400 माइनस 800 साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 60.506 एंड आपका जो Q का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 812.47 न्यूटन एंड दैट्स द सॉल्यूशन। इजी है, कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत? समझ में आया पहला क्वेश्चन, है ना? पहला क्वेश्चन आसान था। ये था आपका 6 मार्क का क्वेश्चन। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ और सॉल्व करोगे, ऐसे लॉ ऑफ पैराग्राम लगाओगे, तो लॉ ऑफ पैराग्राम में क्या हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्फा जो रहेगा, अल्फा इनके बीच का एंगल आता है, ठीक है, ये होता है अल्फा।
और जो थीटा होता है वो ये एंगल थीटा होता है। ओके, कैसे? मतलब यहाँ पे अगर लॉ ऑफ पैराग्राम लगाता हूं मैं, तो बाय लॉ ऑफ पैराग्राम आर ऐसा हो जाएगा, रिजल्टेंट उनके बीच में ये हो जाएगा आपका P विच इज 800 न्यूटन, इधर आ जाएगा आपका Q विच इज 800 था ना, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू रहेगा, अगर सवाल ऐसे करोगे तो सही रहेगा। ये Q मुझे निकालना है, इनके बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं और ये एंगल को थीटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिक्कत क्या बढ़ जाती, दिक्कत ये हो जाती कि भाई साहब अल्फा और थीटा डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है। ओके, अल्फा और थीटा डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है, तो थीटा ये निकालना है तुम्हें, ये मुश्किल वाला एंगल, ये बाद में निकाल लोगे ज्योमेट्री यूज करके, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा इसको सॉल्व करने आओगे बाय लॉ ऑफ पैराग्राम। तो सबसे पहले तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो आपका थीटा की वैल्यू 30 रहेगी, 30 हो जाएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। एंड आपके पास में आर जो है दैट इज 1400। सो आप क्या लगा सकते थे, अगर आप tan थीटा लगाओ, tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। अब इसमें आपके पास में देखोगे थीटा है, q अननोन है, अल्फा भी अननोन है, दो अननोन हो गया, तो इस इक्वेशन में दो अननोन है। और दूसरा r का इक्वेशन जो है आपका अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, इसमें r पुट करोगे, अल्फा अननोन है और q अननोन है, मतलब टू इक्वेशन टू अननोन। बेकार मैथ्स है, बहुत ही बेकार मैथ्स है। मतलब फिर यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको q, इधर से q निकालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, वो इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके फिर अल्फा एक्स मेथड आगे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये मेथड सॉल्वेबल है बट ये मैथ्स बहुत गंदा हो जाएगा। दूसरा मेथड अगर लाइमी अगर लगाने की इच्छा रखते हो तो बाय लाइमी थ्योरम इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है, बता देता हूँ। यहाँ पे Q आता है, यहाँ पे P आता है, और जो रिजल्टेंट ऊपर है उसको नीचे दिखाया जाता है, फिर रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। एंड देन उसके बाद में ये सारे एंगल निकालने पड़ते हैं, ये सारे एंगल निकालने पड़ते हैं। और जब ये सारे एंगल निकल आते हैं तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये आपका R 1400 हो गया। ये एंगल निकालना बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत टाइम पास है। मतलब ये दोनों मेथड मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मेरा मेथड बेस्ट मेथड है, फास्ट होता है, देखो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्यों है, दोबारा समझेंगे। ओके, क्वेश्चन भी लाइक पॉइंट बी और ए आर मिड पॉइंट्स। ओके, सॉरी, ए जो है ये मिड पॉइंट है और बी भी मिड पॉइंट है ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट एक मिड पॉइंट है और ये पॉइंट भी एक मिड पॉइंट है। रिप्लेस द गिवन फोर्स F, ये F है, इसकी वैल्यू नहीं दी है। ओके, बाय इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम, बाय फोर्स कपल सिस्टम। फोर्स कपल सिस्टम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अभी कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से देखो। फोर्स कपल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्सेस हैं सिस्टम में उनको हटाओ और एक सिंगल फोर्स दिखाओ, और वो फोर्स को जिस पॉइंट पे बोला जा रहा है, जैसे पॉइंट बी बोला हुआ है, ओके, फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट बी पे दिखाना है। मतलब आपको जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो पॉइंट बी पे लाके देना है, खत्म, यही क्वेश्चन है। और कभी भी पॉइंट बी पे जब भी लाके रखा जाता है तो फोर्स कपल सिस्टम का लॉजिक यूज किया जाता है। क्या होता है क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जैसे अगर और क्वेश्चन में करूंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलते चले जाएगी, और फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो मुझे बोलोगे, तो इन दी एंड जब आपके सारे पेपर करा दूंगा मैं, तो आप नोट करके रखना है कि आपको क्या क्या चीजें पूरी तरह से नहीं समझी है, तो मैं वो वापस से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इधर एक ही फोर्स है तो रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मल्टीपल फोर्स होते हैं तो मैं रिजल्टेंट निकालता, ठीक है। अब एक ही फोर्स है तो वो एक ही फोर्स खुद ही रिजल्टेंट हो गया, वो एक ही फोर्स अब खुद ही रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, इसका एंगल निकाल सकता हूं क्या मैं, इसका एंगल निकाल सकता हूं क्या मैं, इसका एंगल, ये थीटा, ये थीटा अगर मैं निकालूं तो मेरा काम बन जाए। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं दिया है तो मुझे ना चीजों को फॉर्म में निकालनी पड़ेगी टर्म्स के। ओके, मतलब जो भी यहाँ पे टर्म्स इन्होंने यूज किए उसी फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं उसी टर्म में सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा थीटा, ओके, ये थीटा हो जाएगा। मुझे ये फोर्स को यहां पे चिपकाना है, ये फोर्स को यहां पे चिपकाना है बिना इसके मैकेनिक्स को हिलाए, बिना इसके मैकेनिक्स को अफेक्ट किए। ये बी है लेंथ और ये एच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दूरी हो जाएगी, ओके,
मुझे एंगल अगर निकालना है, मुझे ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। तो आप अगर डायग्राम ध्यान से देखो तो ये दूरी जो है, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी की वैल्यू भी h है, और वेराज ये दूरी जो है इसकी वैल्यू जो है वो b/2 है। ओके, इसकी वैल्यू b/2 है। एक सेकंड मैं जरा विंडो लगाता हूं, आवाज आ रही है। ओके, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको थीटा अगर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो बाय tan थीटा। करेक्ट, tan थीटा की मदद से आप बहुत ही इजीली से निकाल सकते हो। तो पहले अगर मैं निकालता हूं tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये जाएगा h/b/2, तो 2 पर जाएगा तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2h/b, ये हो गया थीटा। यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो पहला थीटा निकाल के दे दिया मैंने, अब थीटा निकाल के दे दिया। अब दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, इसको उठा के बी पे चिपका देना है, इसको उठा के बी पे चिपका देना है। जब आप इसको बी पे चिपका दोगे, समझो मेरी बात, ठीक है, जब आप इसको बी से चिपका दोगे तो आपको इतना समझना है कि इस पॉइंट से ये जो फोर्स है ये मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा, इस पॉइंट से ये फोर्स यहां से मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो वो जितना भी मोमेंट क्रिएट कर रहा है वही मोमेंट यहां पर बना के छोड़ देना, खत्म है ना। कितना सिंपल हो गया। मतलब अभी मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो मोमेंट निकाल लूंगा इस पॉइंट से इस फोर्स का। तो इस पॉइंट से अगर मुझे इस फोर्स का मोमेंट निकालना है, ये पॉइंट भी यही है ना, बराबर, हाँ। इस पॉइंट से अगर मुझे इसका मोमेंट निकालना है तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। ओके, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो मोमेंट निकालते वक्त मुझे ध्यान देना है कि बी से अगर मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा इसको रिजॉल्व करना प्रेफर करूंगा, इसको रिजॉल्व कर देता हूं। ओके, ये देखो मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूं। ये फोर्स यहां पे इसका हो जाएगा कॉस कंपोनेंट और यहां पे हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट। ये हो जाएगा इसका एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं इसका, इन दोनों फोर्सेस का इस पॉइंट से मोमेंट निकाल लूं तो मैं निकालूंगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी। तो मैं बी से मोमेंट निकालूंगा तो एफ कॉस थीटा का मोमेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस हो जाएगा h/2, और दूसरा जो एफ साइन थीटा हो जाएगा उसका मोमेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू b/2, इंटू b/2। कैसे समझ में आया, देखो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा इस फोर्स का, एफ साइन थीटा का ये डिस्टेंस होगा b/2। ओके, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का, तो इसका मोमेंट लूंगा तो b/2 डिस्टेंस आएगा, और इसका मोमेंट लूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा विच विल बी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा h/2। तो मोमेंट की वैल्यू ये रहेगी। यार ये क्वेश्चन में ना मैग्नीट्यूड दिया रहता तो मेरा लाइफ और आसान हो जाता था, बट इन्होंने दिया नहीं है। तो ये मोमेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये मोमेंट की वैल्यू आ गई है। लेट्स सी क्या मैं इनको और सिंपल कर सकता हूँ क्या, जैसे कि अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालू, क्या मैं साइन थीटा अगर निकालने की कोशिश करूं, कोई और तरीके से निकाल सकता हूं क्या, जैसे कि अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो b/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। ओके, लेट्स सी और कुछ हो सकता है क्या। तो जैसे अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा निकालते वक्त ये b/2 है, ओके, और ये h है। नहीं यार कुछ भी आसान नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड नहीं दिया इस क्वेश्चन ने, या तो मे भी हो सकता है प्रिंटिंग में मैग्नीट्यूड आया नहीं, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था मैग्नीट्यूड दिया हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू नहीं आती है, तो आपको जो डेटा है उसके साथ सॉल्व करना है इसको, ठीक है, मैग्नीट्यूड के बिना जो डेटा उसके साथ में सॉल्व करना है एंड उसको पूरा सॉल्यूशन देकर आगे बढ़ना है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वैल्यूज ही नहीं है, तो ये पहले तो मोमेंट आ गया। तो ये मोमेंट में क्या दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा f/2 अंदर ले लिया मैंने, f/2 सॉरी बाहर ले लिया मैंने, और इधर आ जाएगा h cos थीटा प्लस b sin थीटा, h cos थीटा प्लस b sin थीटा।
एच कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, मैं क्या इसको इससे कुछ करके सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, अगर मैं देखना चाहूं तो? अगर मैं इसको देखूं तो tan थीटा जो दिख रहा है मुझे, फ्रॉम देयर आई कैन से tan थीटा इज इक्वल टू 2h बाई बी. tan theta can be written as sin theta upon cos theta is equal to 2h by b. So I can say that sin theta is equal to 2h by b cos theta, बराबर 2h by b cos theta. तो sin theta अगर मैं यहाँ पे चिपका दूं, है ना, sin theta यहाँ पे अगर मैं चिपका दूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा एज b by 2 h cos theta, ओके, h cos theta एंड साथ में 2h बाई बी. समझो ना, साइन थीटा की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, b इंटू साइन थीटा जो है वो हो जाएगा 2h बाई बी कॉस थीटा, है ना. देखो क्वेश्चन शायद आपसे यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वैसे के वैसे छोड़ देना अच्छा नहीं होता, इसको जितना हो सके उतना सिंपल करना बहुत जरूरी है. तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूं. सिंपल करने के लिए अभी यहाँ पे क्या रहा है, बी भी कट गया, है ना, बी भी कट गया, तो एक ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका h कॉमन आ जाएगा, इसका h कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा f इंटू एच बाई बी, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, cos थीटा प्लस 2 cos थीटा. तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देगा मुझे एज 3f बाई बी cos थीटा. ओके, ये आ गया मेरे पास में मोमेंट की वैल्यू. मैं अभी तक क्या निकाल रहा हूं, मोमेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं अबाउट बी की, मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी. अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास अगर मैग्नीट्यूड होता तो मेरा लाइफ आसान बन जाता, मैग्नीट्यूड नहीं है. आप चाहिए तो cos थीटा को आप अलग से यहाँ पे और ज्योमेट्री लगा के देखो, ये मैंने ज्योमेट्री की मदद ली थी, मैं ज्योमेट्री लगा के cos थीटा फिर से कैसे निकाल सकता हूँ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकता हूं मैं. अब बोलोगे सर ये हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, ये हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस निकाला जा सकता है. इफ एट ऑल रिक्वायर्ड, तुम्हें चाहिए तो वो ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, ये देखो ये h है और ये b बाई 2 है और ये थीटा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ. ये डिस्टेंस अगर मैं बोलता हूँ लेट अस से कोई तो क्या बोलूं मैं, s बोल देता हूँ, तो ये s डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b बाई 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर. ये भी मैं लिख सकता हूं cos थीटा की जगह पे, मतलब कैसे, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी एडजेसेंट साइड b बाई 2 अपॉन s लिख सकता हूं ना मैं. तो मैं s की वैल्यू यहां पे चिपका दूं तो cos थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज b अपॉन 2 अंडर रूट, ओके, ये हो जाएगा b बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर. देखो यार, जब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं होगा तब कैलकुलस और मैथ्स परेशान तो करेगा ही, तो ये अलग से भी मैं निकाल के दे दूंगा, क्या पता उसका क्या आंसर हो, मैच कर लेगा खुद ही सॉल्यूशन वाला. तो ये ऐसा हो सकता है 3f बाई बी और cos थीटा की जगह पे आ जाएगा b अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ b बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ये देखो ये यहाँ पे b कट गया, b कट गया और क्या आ गया लास्ट में, मोमेंट आ गया 3 बाई 2 FH होल अंडर रूट ऑफ b बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. अब आप बोलोगे सर कौन सा करेक्ट है, कहां तक करेक्ट है, देखो ये भी वो करेक्ट मान सकता है सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट मान सकता है सॉल्यूशन और ये भी करेक्ट ले सकता है मोमेंट की वैल्यू. अब बोलोगे खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसमें कुछ खास बचा नहीं है. सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में अब आपको, आपने मोमेंट निकाल लिया है ना, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यही सिस्टम रीड्रॉ करना है, ये रेक्टेंगल वाला, ये रेक्टेंगल को मैं रीड्रॉ कर देता हूं. तो ये रहा वो रेक्टेंगल, इसमें मैंने रीड्रॉ कर दिया. ये पॉइंट ए था, अब ए पॉइंट से मैंने फोर्स को बी पे शिफ्ट किया है, फोर्स को बी पे शिफ्ट किया है, ऐसे जैसा है वैसा का वैसा शिफ्ट करना है. तो इसको मैंने यहां पे ऐसे शिफ्ट किया है, ये आ गया थीटा पे ये एफ, ओके, ये आ गया यहाँ पे एफ. तो मैंने इसको यहां पर शिफ्ट किया है. जब भी फोर्स को किसी पॉइंट पे शिफ्ट किया जाता है तो फोर्स अकेला नहीं जाता, फोर्स के साथ एक कपल भी जाता है. तो यहां पर जो कपल गया है
वो कपल है मेरा एम बी, वो कपल है मेरा एम बी। तो आपको ये सॉल्यूशन देना है, ये फोर्स मैंने बी पे शिफ्ट कर दिया है, और साथ ही साथ में जो मेरा कपल है, कपल की वैल्यू एम बी की वैल्यू ये है। ओके, एफ की वैल्यू है एफ की वैल्यू तो है ही ना ऑलरेडी। तो मोमेंट अबाउट एम, मोमेंट अबाउट बी की वैल्यू है 3/2 एफ एच होल अंडर रूट ऑफ b/2 द होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टीचर ऐसे केसेस में जब गिवन डेटा नहीं होता है तो दिए हुए सॉल्यूशन में मार्क्स देता है अपने मन के ऊपर। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया, इसके बाहर कुछ है नहीं इसमें, यही सॉल्यूशन था इसका। क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ऐसा एक आधा क्वेश्चन जरूर होता है पेपर में। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया क्या क्या मैंने थीटा निकाल लिया। सॉल्यूशन क्या है, जब भी क्वेश्चन बोलता है फोर्स कपल सिस्टम से रिप्लेस करो, तो क्वेश्चन में अगर एक ही फोर्स है तो उस फोर्स को डायरेक्ट पॉइंट पे शिफ्ट करो, उस फोर्स को डायरेक्ट उस पॉइंट पे शिफ्ट करो, और उस पॉइंट से उस फोर्स का मोमेंट ले लो, उस पॉइंट से उस फोर्स का मोमेंट ले लो। जो मोमेंट की वैल्यू रहेगी दैट विल बी दी कपल। ओके, दैट विल बी दी कपल। एंड अगर क्वेश्चन में बहुत सारे फोर्सेस, तो पहले फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो, और फिर उस रिजल्टेंट को उस पॉइंट पे शिफ्ट करना है हमें, वो टारगेट रहेगा। ठीक है, लेट्स होप ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आए तो मैं वो भी करा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन बोलता है स्टेट वेरिग्नॉन थ्योरम एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आपके बुक्स में आपको वेरिग्नॉन थ्योरम का जो स्टेटमेंट मिलेगा वो थोड़ा सा समझना आसान नहीं होता है, तो मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या है। ओके, वेरिग्नॉन्स थ्योरम, मैं जो बोलता हूं सारे पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम में भले 3 मार्क का है। दिस थ्योरम, ओके, is used to find, this theorem is used to find resultant of forces, resultant of forces on a system या on a body, and also its position, or point of concentration, also its position or point of concentration on body। वेरिग्नॉन थ्योरम आपको हेल्प करता है मल्टीपल फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालने के लिए और रिजल्टेंट की लोकेशन निकालने के लिए। ये इन शॉर्ट वेरिग्नॉन थ्योरम का काम है। वेरिग्नॉन थ्योरम में होता क्या है, इन दिस थ्योरम, ओके, इन दिस थ्योरम the moment, okay, the moment of forces, the moment of forces is equated to the moment of resultant, moment of resultant, सिंपल और कुछ नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ओके, अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट। आई थिंक दिसना बहुत हो जाएगा, और अगर ये 3 मार्क्स से और ज्यादा मार्क्स का होता तो इसमें हम स्टेप्स भी लिख देते वेरिग्नॉन थ्योरम का, इसमें हम वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेप भी लिखते। लेकिन 3 मार्क का अगर ये अकेला क्वेश्चन होता तो ही वो स्टेप आपसे एक्सपेक्टेड है, नहीं तो स्टेप पे मत लिखना, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जिसको स्टेप लिखना रहेगा मैं उसको स्टेप बता देता हूं, वेरिग्नॉन थ्योरम के स्टेप्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, वेरिग्नॉन थ्योरम स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो। इसमें स्टेप्स क्या होता है, ऐसे लिखने का, स्टेप्स टू सॉल्व या स्टेप्स टू अप्लाई, स्टेप्स टू अप्लाई वेरिग्नॉन थ्योरम,
स्टेप्स टू अप्लाई वेरिग्नॉन्स थ्योरम। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, ऐसे लिखने का एग्जाम में, टीचर को खुश कर देने का, इसको तो सब अच्छे से आता है। स्टेप वन होता है कैलकुलेट summation f of x, summation f of y and their resultant of all forces on body या ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई और रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट का मतलब हो जाता है आर भी निकालो और उसका थीटा भी निकालो, समझा ना बाय ट्रायंगल लॉ। कैसे निकलेगा, जब 3 मार्क्स से अगर 3 मार्क का इकलौता क्वेश्चन होता तो मैं उसमें सब कुछ लिखता, जैसे कि रिजल्टेंट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज थीटा, tan theta is a summation f of y upon summation f of x। ये स्टेप 1 आ गया सब कुछ, ठीक है। देन स्टेप 2, ओके, देन स्टेप 2, स्टेप 2 में कैलकुलेट मोमेंट, ओके, कैलकुलेट मोमेंट of all forces about convenient point। अब convenient point क्या होता है, कोई क्वेश्चन आएगा तो समझेगा, जैसे मैंने बी से मोमेंट निकाला तो वो convenient point था, about convenient point, ओके। स्टेप 2 मतलब आप क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कन्वीनियंट पॉइंट निकालेंगे आप, ठीक है, अबाउट कन्वीनियंट पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 3, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या जाएगा, देखो पहले रिजल्टेंट निकाला, अब मोमेंट निकाला, अब ड्रॉ गिवन ऑब्जेक्ट एंड लोकेट और पोजीशन, ओके, लोकेट की जगह पे पोजीशन करना चाहिए, ठीक है, एंड पोजीशन दी रिजल्टेंट आर at distance x from convenient point, at distance x from convenient point, convenient point से distance x पे उसको लोकेट कर दो। उसी डायग्राम पे कहीं पर भी, मैं तो बोलता हूं उस पॉइंट के अलोंग या उसके किसी एक लाइन पे आप लोकेट कर दो उसको, कोई क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे अच्छे से। देन स्टेप 4 क्या है, ड्रॉ गिवन ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन द रिजल्टेंट आर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम करंट पॉइंट, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ओके, ज्यादा अच्छा इंग्लिश होगा। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ दैट आर, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ आर अबाउट सेम कन्वीनियंट पॉइंट, अबाउट सेम कन्वीनियंट पॉइंट, अबाउट सेम कन्वीनियंट पॉइंट। एंड लास्ट स्टेप आएगा इसके बाद में, ओके, स्टेप 5, इक्वेट, ओके, ये क्या निकाला हमने, ये समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ आर निकाला अपन ने, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मोमेंट स्टेप 2 का और मोमेंट स्टेप 4 का जो उसको इक्वेट करो, इक्वेट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट O with summation of moment of R and find X,
एंड फाइंड एक्स। इसमें एक एक्सटेंडेड पार्ट भी आता है, ओके, बट वो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है उसमें। बट फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है, ठीक है, आपके लिए इतना बहुत है। आपको ये सारे पॉइंट बाय हार्ट कर लेने हैं अगर वेरिग्नॉन थ्योरम सीखना है तो, ठीक है। आई थिंक छोड़ना सही नहीं रहेगा, आप इसे एक बार रिवाइज करें। मेरा ये लेक्चर जो है आप इसको अच्छे से ध्यान से, आज का लेक्चर ना जानबूझ के मैंने लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं ताकि बाकी सब अपनी जगह पे, आज का लेक्चर ध्यान से अच्छे से रिवाइज करना। आज का लेक्चर 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, जब तक सब कुछ बैठ नहीं जाता दिमाग में तब तक सुनना, एंड देन उसके बाद में ही आगे बढ़ना, कोई घाई मत करना आगे बढ़ने की, ठीक है। ये देखो, ये हो गया वेरिग्नॉन थ्योरम, ये हो गया वेरिग्नॉन थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी एंड आल्सो इट्स पोजीशन और कंसंट्रेशन पॉइंट ऑन बॉडी। इन दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वेटेड टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। इतना लिखे भी आप आगे बढ़ सकते थे क्योंकि 3 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछा गया। और फिर इसमें स्टेप्स टू अप्लाई वेरिग्नॉन थ्योरम भी मैंने लिख दिया। इन केस अगर आपको ये 3 मार्क का सिर्फ एक मात्र क्वेश्चन आता वेरिग्नॉन थ्योरम का, तो स्टेप हो जाता कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट निकालो, फिर सारे फोर्सेस का मोमेंट निकालो, फिर वो जो रिजल्टेंट है उसको किसी एक पोजीशन पे पोजीशन चिपका डालो, फिर उसके बाद में उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकालो, फिर दोनों मोमेंट को इक्वेट कर डालो, एक्स निकाल डालो। बहुत टफ नहीं है, पहली बार अगर सुनते रहोगे तो टेंशन आएगा, लेकिन 2-3 बार सुनोगे तो आसान लगेगा। ओके, ये हो जाएगा वेरिग्नॉन थ्योरम। मैकेनिक्स की अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो ये तुम्हारे पैटर्न के पहले, 2019 के पैटर्न के पहले ऐसे कोई वाहियात क्वेश्चन थ्योरी वगैरह पूछते नहीं थे, ठीक है। ये सब फालतू बना है, न्यूमेरिकल्स ही हमेशा पूछे जाते थे मैकेनिक्स के अंदर, थ्योरी कभी नहीं होता था। ये पास करने के लिए ये लोग ऐसे फालतू थ्योरी क्वेश्चन भी पूछने लग गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अगर मैं बता दूं आपको, तो मैं एक लाइन यहाँ पे मारता हूं और मैं आपको समझाता हूं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। ये मैंने सिखाया ऑलरेडी आपको। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अगर आपको समझना है तो कोई भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, कोई भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं पर भी रिजॉल्व किया जा सकता है, या फिर कहते हैं शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर ड्रॉ किया जाता है। ये सिंपल लाइन है, ओके। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है एनी फोर्स कैन बी positioned, okay, any force can be positioned or repositioned, any force can be repositioned along its line of action। ये भी एक स्टेटमेंट है, एक और लिख सकता हूं मैं, a force can be resolved at any convenient point along its line of action। बहुत ही सिंपल सी बात है, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये फोर्स है, ओके, अगर ये एक फोर्स है और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स का अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो लेट्स से ये फोर्स आपका F है एंड इट वाज मेकिंग सम एंगल थीटा, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आप बोलोगे यार मुझे ये पॉइंट पे इसको रिजॉल्व नहीं करना है, मैं इसको किसी और पॉइंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं क्या? हाँ, आप इसको इस पॉइंट पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट पे रिजॉल्व करके भी ये ऐसे और ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये थीटा है तो इसका ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसका एफ साइन थीटा। इसका मतलब है आपने इस फोर्स को यहां पे शिफ्ट कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ
एक्शन। ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछे। एंड दिस इज द थ्योरी, 3 मार्क का ही है। तो मैं तो आपसे बोलूंगा बस ये 2 स्टेटमेंट, ये 2 लाइन और ये डायग्राम 3 मार्क के लिए बहुत हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम हो एग्जाम में तो ये राम कहानी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्वेश्चन वाज अबाउट वेरिग्नॉन थ्योरम। क्या होता है वेरिग्नॉन थ्योरम, मैंने उसका स्टेटमेंट दे दिया। फिर स्टेप्स इन वेरिग्नॉन थ्योरम दे दिया, आपको समझा दिया कि क्या होता है स्टेप्स इन वेरिग्नॉन थ्योरम। देन उसके बाद में व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग रिजॉल्व किया जा सकता है या फिर शिफ्ट किया जा सकता है कन्वीनियंटली, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तीनों क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, ऐसा पेपर आ जाए तो वाट लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिकी थे इसलिए लाइटली लेना नहीं इन सब को। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। द आई बोल्ट सपोर्ट फोर्सेस एज शोन इफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज 3 किलोन्यूटन डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। सेम हो गया ना क्वेश्चन, 3 फोर्सेस है। ठीक है, देखो ये 1.2 किलोन्यूटन है, 2 किलोन्यूटन है। मैं इसको रीड्रॉ करता हूं अपने सिंपल तरीके से। ठीक है, तो लेट मी रीड्रॉ दिस। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा। ओके, लेट अस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इसमें अगर मैं इन फोर्सेस को दिखा दूं बच्चों, तो इन्होंने बोला है एक 30 डिग्री पे यहाँ पे एक टी फोर्स है। ओके, यहाँ पे 30 डिग्री पे एक टी फोर्स है। देन यहाँ पे एक 1.2 किलो न्यूटन का एक थीटा डिग्री पे फोर्स है। देन 1.8 किलो न्यूटन का यहाँ पे एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है। एंड देन यहाँ पे एक और फोर्स है 2 किलो न्यूटन का ऊपर से 30 डिग्री पे, ऊपर से 30 डिग्री पे। और ये क्वेश्चन बोलता है इनका जो रिजल्टेंट है, ओके, इनका जो रिजल्टेंट है उसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये इनका रिजल्टेंट है। ओके, इनका रिजल्टेंट जो है वो यहां से ये आर है हॉरिजॉन्टल। ओके, रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज 3 किलो न्यूटन एंड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ये है दिस इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, ये इनका रिजल्टेंट है। तो ये है 1.2 किलो न्यूटन, इजी क्वेश्चन है। एंड ये थीटा है, यहाँ पे ये टी हो गया और ये 30 डिग्री है। यहाँ पे ये 2 किलो न्यूटन हो गया और ये भी 30 डिग्री है। यहाँ पे ये 1.8 किलो न्यूटन हो गया और ये वर्टिकल है। ऐसे कितने फोर्स हो गए, 1 2 3 4 फोर्सेस का सिस्टम है। रिजल्टेंट इसका दिया है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स को आर से इक्वेट करना है विच इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन एंड समेशन एफ ऑफ वाई को 0 ले लेना है फिर। ठीक है, समेशन एफ ऑफ वाई को 0 ले लेना है, सिंपल। तो सबसे पहले तो फोर्सेस रिजॉल्व कर लूंगा मैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। ओके, ये इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। यहाँ पे लिख के मैं टाइम पास करने की जगह पे दिमाग में रिजॉल्व करूंगा। यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। बस गलती ना हो इसलिए मैं सी और एस से लिख दूंगा साइन और कॉस कंपोनेंट कौन सा होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये साइन कंपोनेंट होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा और ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। वैसे ये अगर 30 डिग्री यहाँ पे है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा। कैसे याद रखेंगे लोग, जो कंपोनेंट एंगल बनाता वो कॉस। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बनाएगा तो ये कॉस ये साइन, ये 30 बनाएगा 30 तो ये कॉस ये साइन, यहाँ पे थीटा बनाएगा तो ये थीटा ये कॉस ये साइन, खत्म। अब लगाऊंगा समेशन एफ ऑफ एक्स। सो समेशन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स ये रिजल्टेंट है, ये आना नीचे इक्वेशन ना, ये इक्वेट करना है एफ ऑफ एक्स के साथ में। तो मैं ऊपर से शुरू करता हूं। पहला हो जाएगा 2 sin 30, 2 sin 30। दूसरा हो जाएगा t cos 30 प्लस t cos 30। राइट वर्ड है तो पॉजिटिव ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट हो जाएगा 1.2 cos थीटा, ये हो जाएगा प्लस 1.2 cos थीटा। ओके, थीटा निकालना है वहां पे मुझे। एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 3। ओके, सब कुछ किलो न्यूटन में रखा मैंने। नेक्स्ट हो जाएगा समेशन एफ ऑफ वाई। समेशन एफ ऑफ वाई में 2 cos 30, 2 cos 30।
दूसरा हो जाएगा t sin 30 प्लस t sin 30। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे 1.2 sin थीटा, 1.2 sin थीटा, और लास्ट में 1.8। ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा कि नीचे की तरफ है, तो ये माइनस आएगा और माइनस 1.8 भी नीचे आएगा। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे, ऊपर के दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। यहाँ पे 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है, तीनों के दोनों पॉजिटिव। तो अभी यहाँ पे क्या देखोगे, इक्वेशन देखोगे तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन हो रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे हम लोग। एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, tan थीटा का तो नहीं हो पा रहा है, या तो स्क्वायर ऐड करते हैं तो थीटा हो जाता है। ओके, स्क्वायर ऐड में बहुत गलतियां भी होती हैं। स्क्वायर ऐड का मतलब क्या होता है, 1.2 sin थीटा एक तरफ लो, 1.2 cos थीटा अलग लो, और फिर उनको स्क्वायर एंड ऐड कर दो। वैसा करूँ क्या, कर देते, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, एक इक्वेशन, ऊपर का इक्वेशन अगर लूँ तो क्या दिखेगा, पहला इक्वेशन से मुझे दिखाई दे रहा है 1.2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 sin 30। ओके, स्क्वायर ऐड रिस्की हो रहा है थोड़ा, बट और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। ओके, अगर मैं tan थीटा के साथ लूंगा या फिर t एलिमिनेट करूंगा अगर, तो एक इक्वेशन में sin थीटा cos थीटा दोनों अननोन आ जाएगा। वही करता है यार, फालतू में टाइम पास नहीं करता, देखते जो होगा सो होगा। देखो क्या करता हूं मैं, यहाँ से t को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t को सब्स्टिट्यूट करता हूँ का मतलब हो गया है t की वैल्यू हो जाएगी ऊपर की इक्वेशन से t इज इक्वल टू 3 माइनस 1.2 cos थीटा माइनस 2 sin 30 एंड होल डिवाइड बाय cos 30, होल डिवाइड बाय cos 30। ये मैंने इधर से इक्वेशन बनाया। ठीक है, अब ये t को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ओके, ये कहां से आया, ये यहां से आया। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इक्वेशन जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये गंदा क्वेश्चन हो जाता है, देखो ना, ये क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन के बाद में गंदा दिखने लगेगा, बस डरना नहीं है, सब्स्टिट्यूट करोगे तो बाकी काम तो कैसे करेगा। तो ये हो जाएगा 2 cos 30 प्लस ये पूरा टर्म चाहिए, तो जितना हो सके उतना कैल्सियम में सिंपल कर लेता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 sin 30, 2 याद है ना, क्योंकि 30 बराबर 1 होता है। तो ये आएगा 2 माइनस 1.2 cos थीटा अपॉन cos 30। ठीक है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया t की जगह पे, इंटू साइन 30, इंटू साइन 30, tan 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1.2 साइन थीटा माइनस 1.8 इक्वल टू 0। अब इसको अल्फा एक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अल्फा एक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 cos 30 प्लस, फ्रैक्शन में लिखता हूं मैं, फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं वैसे, ये जाएगा tan 30 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1.2 cos अल्फा एक्स माइनस 1.2 साइन अल्फा एक्स माइनस 1.8, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू, जैसा दिख रहा है वैसे मैंने कैल्शियम पुट किया है, एंड आई एम वेटिंग फॉर द कैलकुलेटर टू गिव मी द वैल्यू। देखो रिस्क तो होता है जब भी एंगल निकालना होता है तो, बिकॉज फिर वो साइकिल का नाटक, बट अरे फॉर्चुनेटली मेरा आंसर खटक से आ गया। सो जो थीटा की वैल्यू आई है, दैट थीटा केम टू मी एज 21.66। ओके, एंड सिंस आई हैव गॉट थीटा, अब ये थीटा को उठाओ और यहां पे चिपका दो, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे दिखाई दे रहा है ये दिखाई देगा एज 3 माइनस या 2 माइनस 1.2 cos 21.66 divided by cos 30, and the value that came to me was 1.022 kilo Newton, and that's the complete solution। ये पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का।
कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट अभी नहीं है, बाद में भी आता है तो कभी भी पूछो, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे बढ़ता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब 2 का ए हो गया। अब आ जाओ दूसरे पे। ओके, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन अबाउट ए एंड अबाउट बी फॉर द ब्रैकेट। ए से मोमेंट दो, बी से मोमेंट दो। क्या चिल्लर क्वेश्चन है। अगर तुम कंपेयर करो क्वेश्चन नंबर 1 से तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटिवली लाइटर है। मतलब वो क्वेश्चन भी दिखने को गंदा था लेकिन कैल्सी ने धोखा नहीं दिया। मैं क्यों डरता हूं उनसे, क्योंकि कैल्सी का भी कभी हैंग हो जाता है और लाखों में एंगल देना शुरू करता है, फिर वो उसमें अपने को मैथ्स लगाते बैठना पड़ता है। मतलब मैकेनिक्स के बाद में मैथ्स लगाना पड़ता है उसमें। ये ऐसा बीम है, ओके, इस बीम पे फोर्स लग रहा है ऐसा, यह आएगा आपका 200 न्यूटन, और ये एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। और ये 4 मीटर है और ये 10 मीटर है, 4 मीटर एंड 10 मीटर। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। मैं पहले निकालूंगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए से मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व कर लो। इसको रिजॉल्व करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, हो जाएगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, तो ए से मोमेंट निकालता हूं तो 4 इंटू हो जाएगा 4 फोर्स हो जाएगा 200 cos 45 इंटू डिस्टेंस 4, ओके। ये फोर्स, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा साइन कंपोनेंट, -200 साइन 45 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 10। कैलसी उठाना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। क्या आएगा ये 200 cos 45 इंटू 4 माइनस 200 साइन 45 इंटू 10, एंड ये वैल्यू आ जाती है -848.53 न्यूटन मीटर। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए हो गया, इधर से मोमेंट निकाला, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी निकालूंगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी। बी से जब मोमेंट निकालूंगा तो इसका मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट से पास हो गया, सिर्फ इसका आएगा। सो दिस विल बी 200 cos 45 इंटू 4, दैट्स इट, ओके। फिर तो आसान हो गया मेरे लिए, कैल्शियम ऑलरेडी डाला हुआ है, बस उसको मैं सिंपल कर दूं सॉल्व, तो जाएगा 564.69 न्यूटन मीटर। चिल्लर क्वेश्चन है ना, लॉटरी है, 6 मार्क की लॉटरी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लॉटरी लग जाए। सही किया, ठीक है, समझ में आया। सोचो ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन 6 मार्क के लिए हैं तो वो जान खा गए, और देखो ना बाकी पिछला क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही फोड़ू था, बहुत जगह पे बहुत दिमाग लगवाया उसने। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो पहला क्वेश्चन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तीसरा तो क्या मोमेंट और कपल के बारे में पूछ लिया। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको मोमेंट और कपल दोनों सिखाने की। ध्यान से देखो, तो मैं एक लाइन में पेज को डिवाइड कर देता हूं, ओके। 3 मार्क के लिए है ये, ओके। ध्यान से देखो, सबसे पहले अबाउट मोमेंट, ओके। क्या होता है मोमेंट? इट इज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन of body about a point. It is tendency of rotation of a body about a point due to force acting at that point, at a point, at that point नहीं, at a point, ओके। जैसे कि एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी है, ये इस बॉडी को यहाँ पे मैंने पिवोट किया, फिक्स किया हुआ है, और इसका ये लेंथ है, ये उसका पॉइंट ए हो गया, और इस पे जब एक फोर्स एफ लगता है ऐसे, तो ये फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करता है इस पॉइंट के अबाउट।
तो मोमेंट, सिर्फ मोमेंट लिखूंगा, समेशन नहीं लिखूंगा। तो मोमेंट अबाउट ए इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, पहला डेफिनेशन मैंने मोमेंट का चिपका दिया। नेक्स्ट, अगर मैं आपको कपल बोलता हूं, ओके, व्हेन आई एम सेइंग कपल, तो कपल क्या होता है? When two equal and opposite forces act at two different point on a body, they form a couple. क्या बोला मैंने यहाँ पे? Two equal and opposite, two equal and opposite forces acting at two different points, acting at two different points at a distance या separated by distance, separated by distance L, form a couple, form a couple। मतलब क्या? एक बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी है और ये बॉडी के दो पॉइंट है जिसपे L की दूरी है। मतलब एक ये है पॉइंट, एक ये है। ये बॉडी का जो कलर है मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, बहुत ही गंदा कलर है, येलो रखता हूं ताकि ज्यादा उठ के ना दिखे, ठीक है। ये एक बॉडी है, ये बॉडी पे दो फोर्सेस है, एक फोर्स F इधर लग रहा है, F की जगह, हाँ F P, एक फोर्स P इधर लग रहा है, एक फोर्स P इधर लग रहा है, and they are separated by distance L, they are equal, that's why they are written same magnitude, opposite क्योंकि they are in opposite direction, and they are separated by distance L, they form a couple। कपल भी M से डिनोट किया जाता है, एंड ये होता है फोर्स, दोनों में से किसी एक फोर्स के ले लो और उनके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दो। दिखने में सेम ही लगते हैं, बस यहाँ पे दो फोर्स होते हैं, यहाँ पे एक फोर्स होता है और एक डिस्टेंस होता है। ओके, दे फॉर्म अ कपल। यहाँ पे 3 मार्क के लिए तो एटलीस्ट 3 पॉइंट तो ऐड करना ही, ठीक है, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो ऐड करना ही। तो मैं भी आपके लिए कुछ पॉइंट बनाते चला जाता हूं, समझते चले आना, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। व्हेन आई एम सेइंग दूसरा पॉइंट, द force or you can say moment, the moment can be balanced, the moment can be balanced by force in opposite direction, the moment can be balanced by force in opposite direction, okay, at same point। अगर यहाँ पे एक फोर्स लगा दूं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऊपर लगा दो तो मोमेंट दोनों का बैलेंस करके इसको जीरो कर लेगा। इसमें दूसरा पॉइंट अगर बोलूं, कपल कैन बी बैलेंस्ड by another couple in opposite direction। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा कपल लगाना पड़ेगा इस पे, इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अभी इसमें और पॉइंट भी मैं लिख सकता हूं, कितना ही पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस समझते चले आना और जितने पॉइंट मैं बोलता हूं उतने याद करते चले आना और इसको रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं, रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो
रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। दो फोर्स है ना इक्वल अपोजिट, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। और चौथा खाली एक एग्जांपल लिख सकता हूं मैं। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है क्या मेरे पास कहीं पे? क्लिक हो जाए कहीं पे एग्जाम्पल। अभी इस मोमेंट पे तो नहीं मिलेगा। आप कोई भी दे दी एग्जाम्पल है फिर। जैसे दरवाजा है, दरवाजे को खोलोगे अगर मैं, हाँ बराबर, दरवाजे का लैच, तो ओपनिंग द लैच ऑफ डोर, उसके लिए अपने को मोमेंट लगाना पड़ता है, मोमेंट लगाना पड़ता है। यस, परफेक्ट एग्जाम्पल है। और स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को दोनों हाथ से करते हैं, स्टीयरिंग दी व्हीकल, स्टीयरिंग दी व्हीकल। आई थिंक दीज आर इनफ एग्जाम्पल्स। ओके, ये बहुत एग्जाम्पल्स हो गए जो आप ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएट मोमेंट एंड कपल, एक पेज पे ला दूं अगर तो ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इसको जूम जाम करके समझ लेना। एंड सारे पॉइंट आज के लेक्चर का मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो ये 2022 का पेपर तो मैंने कवर कर दिया, ठीक है, 2020 का, सॉरी 2020 का पेपर तो मैंने कवर कर दिया। कल लेक्चर लेते हैं और कल कोशिश करते हैं 2 पेपर करने की, ठीक है, कल कोशिश करते हैं 2 पेपर करने की। आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछना, आज अपन इसी पे रुकते हैं। चलो बाय।